जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। इसको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना है और थोड़ा सा ये लेंथी भी है क्वेश्चन। तो देखते हैं संलग्न चित्र में, ये जो चित्र आपके सामने दिया हुआ है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित नेटवर्क यानी ये जो सिस्टम आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, इसके प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप जरा ध्यानपूर्वक देखें। अब देखें, यहाँ पर सपोज कीजिए फिगर में हालांकि स्विच नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए कि स्विच ऑन कर दिया गया। जब स्विच ऑन कर दिया जाएगा तो सेल के द्वारा धारा I का प्रवाह होगा और यह धारा I जैसे ही बिंदु A पर पहुंचेगी, बिंदु A पर जाने के बाद यह दो भागों में विभाजित हो जाएगी। इधर के तरफ जाने लगेगी धारा I1 और इधर के तरफ जाने लगेगी धारा I2। इधर की तरफ धारा I2 जाएगी। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब यह I1 बिंदु B पर पहुंचेगी तो बिंदु B पर ध्यान दीजिए, अब इसी I1 में से धारा I3 निकल करके इधर के तरफ जाने लगेगी। I1 में से I3 धारा निकल कर इधर के तरफ जाने लगेगी। जब I1 में से धारा I3 निकल जाएगी तो जो धारा बचेगी वो I1 माइनस I3 होगी। तो I1 माइनस I3 B से C के तरफ चलेगी और इधर से धारा I3 आ रही है और यह I3 पहुंचेगी बिंदु D पर और I2 भी पहुंचेगी बिंदु D पर। अब देखें तो इधर से आने वाली धारा I2 है और इधर से आने वाली धारा I3 है। बिंदु D पर ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं, यानी इधर के तरफ I2 प्लस I3 ये D से C के तरफ जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, इधर से धारा I2 प्लस I3 बिंदु C पर पहुंचे और इधर से धारा I1 माइनस I3 बिंदु C पर पहुंचे। अब ये बिंदु C पर ये दोनों धाराएं जुड़ गई, I1 माइनस I3 और प्लस I2 प्लस I3, दोनों धाराएं जुड़ गई। जब दोनों धाराएं जुड़ गई तो I3 से I3 कैंसिल हो गया, बचा I1 प्लस I2। तो इधर के तरफ अब धारा I1 प्लस I2 आने लगी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह धारा I1 प्लस I2 आ करके फिर ये पूरे परिपथ में जब I1 प्लस I2 आएगी तो ये दोनों धाराएं मिल करके धारा I के इक्वल हो जाएंगे, यानी I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। अब आपसे प्रश्न में प्रत्येक शाखा में धारा का मान पूछा जा रहा है। प्रत्येक शाखा का मतलब आपसे AB के तरफ पूछा जा रहा है कि AB के तरफ कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, फिर BC के तरफ कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, फिर AD के तरफ कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, फिर DC के तरफ कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, फिर BD के तरफ कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। इन सब धाराओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और फिर टोटल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो चलें आप ध्यान पूर्वक देखें। अब हम यहाँ पर
किरचॉफ के पहले नियम का, किरचॉफ के सरल परिपथ या वैद्युत परिपथ संबंधी पहले नियम का हम लोग प्रयोग करें, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पहले नियम से तो धाराएं ज्ञात करते हैं, लेकिन हम जो दूसरा नियम है बंदपास का नियम, हम बंदपास नियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस बंदपास के लिए हम देखें, यह बंदपास ABDA है। तो बंदपास ABDA के लिए हम देखते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं बंदपास ABDA के लिए, बंदपास ABDA के लिए। तो आपको मालूम है बंदपास का नियम के परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंदपास में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो और याद ये भी रखे रहिएगा कि जब धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है तो धाराएं धनात्मक होती हैं, जब विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तो धाराएं ऋणात्मक हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इस परिपथ की बात कर रहे हैं, ABDA की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखें, यहाँ पर प्रतिरोध है 10 ओम का और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 है। और इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ पर ये AD के तरफ प्रवाहित होने वाली धारा I2। देखिए यहाँ, अब यहाँ से हम इधर बढ़ते हैं तो A से B के तरफ और फिर B से आते हैं D के तरफ। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो 5 ओम का है और प्रवाहित होने वाली धारा I3 है। तो ये हो जाएगा 5 × I3, क्योंकि देखिए धारा की दिशा एक ही है, इधर से धारा जा रही है और इधर आगे बढ़ रही है। तो जब धारा की दिशा एक होती है तो प्लस चिन्ह होता है। अब इसके बाद ये जो धारा आएगी तो यहाँ से धारा इधर की तरफ आएगी, लेकिन ये धारा इसके विपरीत जाएगी। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, इसकी दिशा विपरीत होगी, यानी यहाँ पर प्रतिरोध 5 है और ये I2। चूँकि इस बंदपास में किसी प्रकार का कोई सेल नहीं है, इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चाहें तो इसमें 5 से भाग भी दे सकते हैं। चलिए 5 से अगर हम भाग दे दें तो देखें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा 2I1 + I3 - I2 = 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए यहाँ ये जो I = है यहाँ लिख लेते हैं I = I1 + I2। फिर चले आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे बंदपास में, दूसरा बंदपास BCDB है। पहले बंदपास के लिए हम लोग देख चुके हैं, अब दूसरे बंदपास के लिए हम देखते हैं BCDB के लिए जितने बंदपास हैं। तो अब सबके लिए हम लोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे बंदपास BCDB के लिए, BCDB के लिए। अब देखिए कि इसमें क्या होगा, तो ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ इधर के तरफ जो धारा आ रही है वो I1 - I3 आ रही है। प्रतिरोध है 5 ओम का, तो ये हो जाएगा 5I1 - I3 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इधर के तरफ देखें तो ये धारा आ रही है इधर के तरफ और ये धारा जा रही है ऊपर के तरफ। दोनों धाराओं की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो जब दोनों धाराओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो अब यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 और ये है आपका I2 + I3। ये 10I2 + I3 हो गया। अब इसके बाद फिर देखते हैं
इसके लिए, तो अब इसके लिए देखें तो जो दिशा I2 प्लस I3 की है वही दिशा I3 की है। तो अगर इसको हम निगेटिव माने हैं तो इसको भी निगेटिव ले लेंगे। इसके सापेक्ष ये धारा और ये धारा दोनों धाराएं निगेटिव हो जाएंगे। तो अब देखें ये हो जाएगा -5 और ये हो गया I3। चूँकि इस बंद पास में भी कोई सेल नहीं है इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 5I1 माइनस 5I3 माइनस हो जाएगा 10I2 माइनस हो जाएगा 10I3 और माइनस हो जाएगा 5I3 इज इक्वल टू हो गया 0। अब चलिए देखें इसको सॉल्व करें। तो ये है 5I1, ये हो गया आपका 5I1 और ये देखिए माइनस 10I3 माइनस 5I3 ये हो जाएगा माइनस 15I3। और देखिए अभी ये 5I3 छुटा हुआ है तो 5I3 को भी इसके साथ ही हम नोट कर देंगे। देखिए यहाँ माइनस 5I3 माइनस 10I3 माइनस 5I3 ये हो जाएगा माइनस 20I3। अब इसके बाद जो है अब I2 की बारी आती है तो ये हो जाएगा माइनस 10I2 और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मिलता है। अब अगर इसमें भी हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा I1 माइनस हो जाएगा 4I3 और माइनस हो जाएगा 2I2 इक्वल टू 0। यानी ये हो जाएगा I1 माइनस 2I2 और माइनस 4I3 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो तीसरा बंद पास है इस तीसरे बंद पास को देखें ADC और फिर इसको अगर हम E लिख दें तो ADCEA बंद पास में, फिर ये है बंद पास और ये बंद पास है ADCEA में। तो अब देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो देखें अब इधर के तरफ तो धारा प्रवाहित हो रही है I2 यानी ये हो जाएगा 5I2 और फिर इसके बाद देखें फिर ये धारा इधर के तरफ जा रही है, धारा की दिशा एक ही है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो 10 है और ये हो जाएगा आपका I2 प्लस I3। और फिर इसके बाद अगर हम इधर के तरफ आते हैं तो देखें यहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध है और इधर के तरफ जो धारा आएगी वो I1 प्लस I2 हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 10 और ये हो गया I1 प्लस I2। इस बंद पास में एक सेल है और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 10 वोल्ट के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो चलिए देखिए ये है 5I2 और प्लस हो जाएगा 10I2 प्लस हो जाएगा 10I3 प्लस हो गया 10I1 प्लस हो गया 10I2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करें देखें तो ये है 10I1, ये 10I1 है। अब I2 देखा जाए 10I2 प्लस 10I2 और ये 5I2 ये हो जाएगा 25I2 और इसके बाद I3 है ये हो जाएगा 10I3 इक्वल टू हो जाएगा 10। अब इसके बाद हम चाहें तो 5 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और देखें 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है। यहाँ पर मिलेगा 5 से डिवाइड करने के बाद ये
I1, अच्छा 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2I1 होगा, फिर 5 से ये हो जाएगा 5I2 और प्लस हो जाएगा ये आपका 2I3 और ये इजकल टू हो जाएगा 2। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करना है और 1, 2, 3 को सॉल्व करके हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ देख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हम फिर लिख देते हैं I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इजकल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को भी हम यहीं पर लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इजकल टू 2 इक्वेशन नंबर 3 है। अब इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हम लोगों को I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करें, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें तो देखें इसमें I1 है और यहाँ I1 है और फिर यहाँ भी इसको थोड़ा सा पहले हमको माइनस I2 लिख देना चाहिए, माइनस I2 और प्लस I3। अब इनको हम सॉल्व करें तीनों को तो देखिए ऐसा करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में हम 2 से, या ऐसे कह लीजिए कि इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी से भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में ही हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4I1 माइनस 2I2 प्लस हो जाएगा 2I3 इजकल टू 0। और फिर इसको हम रहने देते हैं इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ही, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको सॉल्व कर लें। तो माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए 2I2 से 2I2 कैंसिल हो जाएगा। 4I1 माइनस I1 ये 3I1 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें 2I3 और 4I3 ये हो जाएगा आपका 6I3 और ये इजकल टू 0 हो जाएगा। अब अगर यहाँ हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा I1 प्लस 2I3 और इजकल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं। अब एक इक्वेशन और हम लोगों को प्राप्त करना होगा जो I1 और I3 के फॉर्म में हो। तो चलिए अब हम लोग फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करें। तो इक्वेशन 1 और 3 को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो I1 कट जाएगा, लेकिन हम लोगों को I2 को घटाना है। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर देखें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा 10I1 माइनस हो जाएगा 5I2 और प्लस हो जाएगा 5I3 इजकल टू 0। और फिर इक्वेशन 3 को हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2I1 प्लस 5I2 माइनस 4, इक्वेशन नंबर 3 को लिखा जा रहा है ना, 2I1 प्लस 5I2 और प्लस हो जाएगा ये आपका 2I3 और ये इजकल टू 2 है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो देखें इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 10I1 प्लस 2I1 हो जाएगा 12I1 और इसके बाद 5I3 प्लस 2I3 ये हो जाएगा आपका 7I3 और ये इजकल टू हो जाएगा 2। अब हम यहाँ से ये I1 प्लस 2I3 इजकल टू 0 है,
तो इक्वेशन 4 से अगर हम I1 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -2I3। अब I1 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। चलिए देखिए, ये है 12 और I1 के जगह पे रख देंगे -2I3 और प्लस ये है 7I3 इक्वल टू हो जाएगा 2। फिर ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा -24I3 प्लस हो जाएगा 7I3 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से 7 में से 24 अगर आप घटाएंगे तो फिर ये कितना 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा -17I3 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम I3 की वैल्यू निकालें तो I3 की वैल्यू हो जाएगी -2/17 एम्पियर। तो अब अगर हम I3 का मान रख दें फिर यहाँ पर I1 में, तो चलिए यहाँ से I1 की वैल्यू निकल जाएगी -2 और I3 की वैल्यू है -2/17, यानी ये हो जाएगा 4/17 एम्पियर। तो I1 का मान निकल गया और I3 का मान निकल गया। अब हम लोग यहाँ से फिर देखते हैं I1 और I3 की वैल्यू हम लोग I1 और I3 की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम I1 और I3 का मान रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें फिर क्या मिलता है 2 और I1 की वैल्यू है 4/17 -I2 और प्लस I3 की वैल्यू है -2/17 और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर देखें क्या मिलेगा, ये हो गया 8/17 और माइनस हो जाएगा 2/17 -I2 इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे 8 - 2 6/17 -I2 इक्वल टू 0 और यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 6/17 एम्पियर। तो अब देखें I1, I2, I3 का मान निकल गया। अब हमको देखते हैं AB के तरफ, IAB देखते हैं, IAB यानी शाखा AB में प्रवाहित होने वाली धारा। तो शाखा AB में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है और I1 का मान हम लोग निकाले हैं, ये है 4/17 एम्पियर। अब इसके बाद हम शाखा BC के तरफ प्रवाहित होने वाली धारा निकालते हैं, IBC निकालते हैं, ये I1 माइनस I3 है। तो देखें I1 की जो वैल्यू है ये 4/17 और I3 की जो वैल्यू है ये -2/17 है। तो फिर जो है जब माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा 2/17 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/17 एम्पियर हो जाएगा। फिर अगर हम AD के तरफ निकालते हैं धारा तो IAD इक्वल टू I2 है और I2 की वैल्यू आप देख रहे हैं, I2 की जो वैल्यू है वो 6/17 एम्पियर है। अब अगर हम DC के तरफ देखें धारा तो IDC इक्वल टू I2 प्लस I3 है, जोड़ दीजिए। I2 की जो वैल्यू है वो 6/17 है और I3 की वैल्यू है -2/17 तो अब 6 - 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/17। अब इसके बाद अगर हम देखें कि इधर के तरफ धारा जो प्रवाहित है वो कितनी है, अच्छा BD के तरफ अभी देखना है प्रवाहित होने वाली धारा, IBD इक्वल टू I3 है और I3 की वैल्यू आपने देखा है -2/17। माइनस चिन्ह सिर्फ यह बतलाता है कि धारा की जो दिशा है, धारा की दिशा विपरीत है। अब इसके बाद अगर हम टोटल धारा देखें तो टोटल धारा I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2।
I1 की जो वैल्यू है ये आपने देखा है, I1 की वैल्यू 4/17 है और I2 की जो वैल्यू है ये 6/17 है, यानी जोड़ लेंगे तो 10/17 एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा, ये आपसे पूछा जा रहा था कि प्रवाहित होने वाली धाराओं, प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा। तो प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को हमने ज्ञात कर लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।